एक वक्त की बात है। राजा नहुष अपने राज्य में बड़ा सुखी जीवन जी रहे थे। राजा नहुष के राज्य में किसी को कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक से भस्मासुर नाम का एक जादूगर राजा नहुष के राज्य में आ गया, जिसे वरदान था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अचानक से महाराज के राज्य में भस्मासुर आने के कारण उथल-पुथल मच चुकी थी। ये खबर लेकर एक सैनिक महाराज के पास आया और महाराज से, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर कोई भस्मासुर नामक जादूगर ने प्रवेश किया है। कहा जाता है कि वो जिस किसी चीज या किसी के भी सिर पर हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाता है। महाराज महाराज ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही उन्हें गुस्सा भी आता है। वो खड़े रहकर, क्या भस्मासुर एक जादूगर? आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो हमारे राज्य में आकर लोगों को परेशान कर रहा है? हमें अभी उसको सबक सिखाना पड़ेगा। महाराज के ऐसे कहते ही उनका सेनापति महाराज से, महाराज, आप सत्य कह रहे हो, लेकिन इस वक्त हमें शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाए तो वो कुछ गलत न हो जाए। महाराज, हम कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो चुके थे, जिस कारण हम गलत फैसला भी कर सकते थे। अवश्य महाराज, हमें इस पर कोई सोच विचार करके ही कदम उठाना चाहिए ताकि हमारी प्रजा पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। महाराज और सेनापति की बात चल रही थी कि तभी दूसरा सिपाही खबर लेकर वहाँ पर आता है। तो महाराज उससे, क्या खबर है उस जादूगर भस्मासुर की? महाराज, अब उसने हमारे राज्य में प्रवेश कर लिया है। महाराज, हमारे सभी सैनिक उससे लड़ने में असमर्थ है। उसके सामने जो भी आए उसे वो भस्म कर देता है। महाराज, फिर वो कोई इंसान हो या जानवर। क्या? अब तो हद हो चुकी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमारे सारे सैनिकों को आगाह कर दिया जाए कि किसी भी वक्त हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है। सेनापति बीच में ही, महाराज, अगर हम हमारे राज्य के सारे जादूगरों को इकट्ठा कर भस्मासुर से लड़ने कहे तो? अवश्य सेनापति, आप तुरंत ही राज्य के सारे जादूगरों को यहाँ लेकर आओ। साथ ही राज्य के लोगों तक ये संदेश भिजवा दिया जाए कि जो भी इस भस्मासुर से हमारे राज्य को बचाएगा उसे हम एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। सेनापति और सैनिक वहाँ से तुरंत ही अपना काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। सभी और हाहाकार मच चुका था। देश के सभी लोग बहुत डर चुके थे और वो घर में चुपकर बैठने लगे थे। कोई घर से बाहर आना ही नहीं चाहता था। देश की सारी गलियां जो लोगों से हमेशा ही भरी रहती थी वो अब सूनी पड़ चुकी थी। अब ये बात महाराज नहुष की पुत्री सुमित्रा तक पहुंच चुकी थी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नर्तकी थी। साथ ही वो एक वीर योद्धा भी थी। अब वो भस्मासुर नामक जादूगर के बारे में सुनकर तुरंत ही अपने पिताजी के पास राज्यसभा में प्रवेश करती है, जहाँ पर राज्य के सारे अधिकारी बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। तभी राजकुमारी सुमित्रा महाराज से, प्रणाम पिताजी, मैंने जो सुना है क्या वो सब सच है? हाँ पुत्री, अब तुम्हें क्या बताएं कि राज्य की हालत कैसे क्या हो चुकी है। हमने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा ये जादूगर हमें देना चाहता है? महाराज की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि राजकुमारी महाराज से, महाराज, मैं आपकी पुत्री सुमित्रा उस जादूगर से मिलना चाहती हूँ। महाराज के साथ साथ सारे अधिकारी भी चौंक जाते हैं। महाराज सुमित्रा से, तुम जानती नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है। अगर वो सिर्फ किसी के सिर पर हाथ रख दे तो तुरंत वही भस्म हो जाता है। सभी लोग इतने डरे हुए हैं कि उसका सामना कोई नहीं करना चाहता। पिताजी, मुझे एक मौका तो दीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं आप ही की पुत्री हूँ। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारे भाई यहाँ होते तो शायद ही तुम्हें इस जादूगर का सामना करना ना पड़ा होता। तभी सुमित्रा महाराज का आशीष लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। सुमित्रा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चारों कोसों में चर्चा थी। तो जैसे ही सुमित्रा जादूगर के सामने जाती है तो उसे देखकर भस्मासुर राजकुमारी सुमित्रा की ओर देखता ही रह जाता है। वो उसके प्यार में पड़ जाता है। राजकुमारी सुमित्रा सोच विचार कर वहाँ सज धज कर आई थी। तो भस्मासुर सुमित्रा से, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी?
भस्मासुर की बात सुनकर सुमित्रा थोड़ी सी शर्माने का नाटक करते हुए भस्मासुर से, जी अवश्य, मैंने आपकी ताकत के बड़े चर्चे सुने हैं। ये बात सुनते ही भस्मासुर को अपने आप पर गर्व होता है और वो खुश हो जाता है। तभी सुमित्रा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने भगवान के मंदिर में अपनी शादी से पहले अपने होने वाले पति के साथ नृत्य करने का व्रत कहा था, तो आपको मेरे साथ वहाँ नृत्य करना होगा। क्या आप मेरे साथ वहाँ नृत्य करेंगे? भस्मासुर सुमित्रा की सुंदरता देखकर उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि सुमित्रा जो कहे वही वो कर रहा था। अब बातों बातों में सुमित्रा उसे मंदिर लेकर जाती है और उसके साथ एक सुंदर सा नृत्य करने लगती है। वो जैसा जैसा नृत्य करे वैसे ही वो करने लगा था। अब नृत्य रंग में आने लगा था कि सुमित्रा ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही सुमित्रा ने अपने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ खुद के ही सिर पर रख दिया। अब भस्मासुर खुद ही राख हो चुका था। सुमित्रा ने उसके वरदान को ही उसका शाप बना दिया। राजकुमारी सुमित्रा की ये चालाकी देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अब राज्य में सभी लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगे। सारी ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैल चुकी थी। अब महाराज ने अपने राज्य की गद्दी पर राजकुमारी सुमित्रा का ही राज्याभिषेक करवाया। रिद्धिमा और सरिता नाम की दो बहुत अच्छी सहेलियां एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उनकी आपस में बहुत ज्यादा बनती थी, इसीलिए वो दोनों हमेशा साथ में ही रहती थी। रिद्धिमा और सरिता एक ही उम्र की थी और एक ही स्कूल में जाती थी। उन्हें हमेशा से ये लगता था कि स्कूल खत्म होने के बाद जब वो अपने अपने पसंद के कॉलेज में जाएंगी तब दोनों अलग हो जाएंगी। लेकिन स्कूल के बाद दोनों ने फिर से एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। ऐसे ही एक दिन सरिता और रिद्धिमा साथ में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी रिद्धिमा सरिता से, सरिता, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे ना? हाँ रिद्धिमा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से रिद्धिमा का सरिता को फोन आता है। हेलो रिद्धिमा, कैसी हो? दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो ना सरिता, क्या हुआ? मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और लड़का मुंबई का रहने वाला है। अरे वाह सरिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस! मैं बहुत खुश हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। पर रिद्धिमा, अब हम अकेले हो जाएंगे। मैं शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी और तुम यहाँ अकेले। अरे तो क्या हुआ, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी और तुम भी तो अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए यहाँ आओगी ही ना? हाँ बिल्कुल। बस एक बात याद रखना, मुझे कभी मत भूलना। अरे मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। थोड़े ही दिनों बाद सरिता की रोनित नाम के लड़के के साथ शादी हो जाती है। शादी के दिन सरिता और रिद्धिमा एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक रोते रहते हैं और फिर सरिता अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मुंबई शहर चली जाती है। लेकिन मुंबई जाकर उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है। इधर रोनित का परिवार भी उसे बहुत प्यार देता है। शुरू में तो उसकी सासू माँ की उसके साथ बहुत अच्छे से बनती थी। उसकी सास सरिता को कोई काम करने का मौका ही नहीं देती थी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसकी सास का रवैया बिल्कुल ही बदलने लगा था। वो घर के सारे काम सरिता से ही करवाने लगती है, लेकिन सरिता को भी काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो चुपचाप से हंसकर सारे काम करती थी। एक दिन सरिता के हाथ से गलती से एक चाय का कप गिरकर टूट जाता है और उसकी सास उसे खरी खोटी सुनाती है। अरे कलमुही कही कि ये क्या कर दिया तूने? एक तो तेरे घर वालों ने कोई दहेज नहीं दिया, पता नहीं तुझ जैसी गंवार लड़की को मेरे बेटे ने कैसे पसंद किया। यहाँ आकर मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है तू। उसी दिन रोनित सरिता के लिए नई साड़ी लेकर आता है और रोनित सरिता से, सरिता, ये लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। आज तो कोई अवसर भी नहीं है, तो ये तोहफा किस बात के लिए? अरे, अब मुझे अपनी पत्नी को तोहफा देने के लिए अवसर चाहिए क्या? सरिता खुश होकर वो साड़ी अपनी अलमारी में रख देती है। ये सब देखकर रोनित की माँ को बड़ी जलन होती है और वो सरिता के साथ अब दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है। सरिता को वो अब 2 मिनट सांस तक नहीं लेने देती, एक के बाद एक काम ही देती जाती है और तो और उसे दोपहर का खाना भी नहीं खाने देती है। और जब रोनित घर आता है
तो रौनक को झूठ मूठ की कहानी सुनाने लगती है। आज तो मेरी कमर भर आई है बेटा, दिन भर पूरा काम कर करके। सरिता अपनी सास की बात सुनकर एकदम से हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि ये सासू माँ को आखिर हो क्या गया है, वो झूठ क्यों बोल रही है। इधर रौनक भी अपनी माँ की बात सुनकर सरिता को एक जोर से थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है, सरिता, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी माँ को इस उम्र में तुम काम करने लगा रही हो? क्या तुम्हारे हाथ में अभी तक मेहंदी लगी है? जी वो मैं। रौनक उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता, बस उसे डांट लगाता रहता है। अगले दिन से रौनक का स्वभाव भी उसके प्रति कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। उस रात रौनक की माँ बेटे के सामने झूठ मूठ का नाटक करती है कि बहू ने उसे धक्का दिया और इसी कारण वो गिर गई और उससे उसे बहुत चोट आई है। इस बार भी रौनक ने अपनी माँ पर ही विश्वास किया। अब ऐसा अक्सर ही होने लगा था, लेकिन सरिता ने बर्दाश्त करने की सीमा पार कर दी थी। सरिता अपनी सास को माँ का दर्जा देती थी, उनका सम्मान करती थी, इसीलिए आज तक वो चुप रही। एक दिन सरिता को रिद्धि माँ का फोन आता है। वो फोन पर, सरिता मैडम, आजकल कहाँ हो तुम? मुझे भूल गई हो क्या? या फिर कोई खुशखबर तो नहीं आ रही? अरे तुम भी ना रिद्धि माँ, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? तुम्हें भला कोई कैसे भूल सकता है? हाँ, और बताओ, कैसे चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? मत पूछो यार, अब क्या बताऊँ तुम्हें? अरे अब बताओ भी, मुझसे क्या छुपाना। सरिता रिद्धि माँ को सारी बात बता देती है। मेरे पास एक प्लान है, तुम बस मैं जैसे कहूँ वैसे ही करती जाओ। देख कैसे मजा चकाती हूँ मैं इन लोगों को। नहीं रिद्धि माँ, ये सब रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अब रिद्धि माँ उसकी एक नहीं सुनती और सरिता को अपने घर बुला लेती है। साथ ही सरिता जैसी दिखने वाली एक हमशक्ल लड़की को उसके ससुराल में भेज देती है। वो हमशक्ल लड़की सरिता की सास से घर के सारे काम करवाती है और उसे धमकाती भी है। ए बुढ़िया, अगर तुमने अपने बेटे को कुछ बताया ना तो मैं ये जहर खा लूंगी और पुलिस स्टेशन में तुम्हारा ही नाम बताऊंगी, समझी? आज से घर के सारे काम तुम ही चुपचाप करोगी, समझी ना? उस दिन से रौनक की माँ का तो जैसे जीना ही हराम हो जाता है और वो सोच में पड़ जाती है, ये सरिता को क्या हुआ है? आज तक तो ये चुपचाप मेरी सारी बातें मान लेती थी, इसे अचानक क्या हो गया? और ये दिखने में भी थोड़ी सी अचानक से अलग अलग सी क्यों लग रही है? उस दिन सरिता की हमशक्ल सरिता की सास को और रौनक को अच्छा सबक सिखाती है। एक दिन रौनक की माँ रौनक के पास जाकर उससे, बेटे, ये शायद मेरे ही बुरे कर्मों की सजा है। मैं ही बहू की झूठी कहानियां तुम्हें बताया करती थी, उसे बहुत सताया करती थी। जब तुम उसे डांटते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बहू इतनी बदल जाएगी। माँ, आपने ये क्या किया? तुमने तो मेरा जीवन ही नर्क बना कर रख दिया है। आपकी वजह से सरिता ये सब कर रही है, आए दिन मरने मारने की बातें करती है। ये आपने अच्छा नहीं किया माँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तभी सरिता की हमशक्ल उनके सामने आ जाती है और सरिता की सास से, अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो सरिता से मांगो। और रौनक, क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि बीवी की एक बात तो सुन ले? बस माँ की ही बात सुने जा रहे थे। अगर तुमने सरिता की एक बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं आता। सरिता की बात मतलब? तुम कौन हो? तभी सरिता और रिद्धि माँ घर में आ जाते हैं। सरिता और उसकी हमशक्ल को एक साथ खड़ा देखकर रौनक और उसकी माँ चौंक जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि असली बहू कौन है। तभी रौनक, सरिता, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं माँ की बातों में आ गया, मुझे माफ कर दो सरिता। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं आज से तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, लेकिन तुम ही इस घर में रहो, तुम्हारी हमशक्ल नहीं चाहिए। कभी ऐसा मत करना बहू। सास की ये सारी बातें सुनकर रिद्धि माँ और सरिता की हमशक्ल जोर जोर से हंसने लगती है। रौनक के चेहरे पर भी अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आती है। उस दिन के बाद जब भी सरिता थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करती तो उसकी सास उससे पूछती, क्या तुम ही असली बहू हो? एक बार की बात है, एक गांव में दीपक और काजल नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें 2 लड़के और एक लड़की थी। दीपक एक किसान था और उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर उनका गुजारा होता था। दीपक अचानक काफी बीमार रहने लगा था
और टेस्ट कराने के बाद भी डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपक को हुआ क्या है। लेकिन फिर भी वो पूरा दिन आराम करने के बजाय अपने गाय का दूध बेचने बाजार जाया करता था। इससे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी और फिर उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिस्तर पर जकड़ गए। अब दीपक का बड़ा बेटा राकेश काम करने लगा, जो पहले दीपक किया करता था। पर घर के हालात अब बहुत खराब हो गए थे। दीपक के काम ना करने से उनके ग्राहक भी कम हो गए थे। एक दिन दीपक और काजल का बड़ा बेटा राकेश उसकी माँ के पास जाकर, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना राकेश। माँ, दरअसल अपनी गाय थोड़ी कमजोर हो चुकी है, इसी कारण वो अब ज्यादा दूध नहीं दे पाती। रोज हमारी तरफ से दूध ना मिलने की वजह से ज्यादातर ग्राहक अब दूसरे लोगों से दूध लेने लगे हैं। हमारा व्यापार अब ठंडा पड़ गया है। हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश। अब तुम्हारे पापा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं भी उनकी देखभाल में व्यस्त रहती हूँ। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। राकेश अब अपने भाई बहनों से भी विचार विमर्श करता है। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी उनके घर आता है और कहता है, अरे कोई घर पर है? मुझे अपने बीमार बेटे के लिए 1 लीटर दूध चाहिए था। राकेश तुरंत ही ताज़ा दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है, पर गाय ने बस आधा लीटर ही दूध दिया था। उसके आगे वो थोड़ा भी दूध नहीं दे पाई। वो फिर सोच में पड़ जाता है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो बस आधा लीटर ही दूध है। अब मैं उनको क्या बोलूँगा? इतने में सपना वहाँ आ जाती है और अपने भैया से, भैया आप परेशान मत होइए, चलो आप बाहर, मैं सब संभाल लूंगी। सपना और राकेश बाहर आते हैं और दूध बूढ़े आदमी को दे देते हैं। अरे ये क्या? ये तो बस आधा लीटर ही है। राकेश के कुछ बोलने से पहले ही सपना बोल उठती है कि बाबा, ये कोई मामूली दूध नहीं है, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। ये पीकर आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आप सबका आभारी रहूंगा। फिर वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी राकेश सपना से, सपना, तुम खुद भी फंसोगी और हमें भी फंसाओगी। अरे तुम क्यों इतनी चिंता करते हो भैया, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो देखते हैं अब क्या होता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन वो बूढ़ा आदमी राकेश को बीच बाजार में मिलता है। तो राकेश से, अरे कैसे हो बेटा? और तुम्हारे परिवार वाले सब कैसे हैं? राकेश उन्हें पहचान ही नहीं पाता। अरे बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा वही ग्राहक हूँ जिनको तुमने चमत्कारी गाय का दूध दिया था। धन्यवाद, आप लोगों की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये बात अब धीरे धीरे फैलने लगी है कि चमत्कारी गाय का दूध पीकर तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। लोग अब दीपक के घर के बाहर लाइन लगाने लगते हैं और वहाँ से साधारण दूध से ज्यादा पैसे देकर चमत्कारी गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब दीपक के घर के हालात सुधर गए थे और पर्याप्त पैसे होने से राकेश अपने पिताजी का इलाज बड़े अस्पताल में करता है। दोनों बाप बेटे अब साथ में ही दूध का व्यवसाय करने लगते हैं और अब उनके परिवार में कोई चिंता नहीं थी। कुछ सालों बाद विदेश से एक व्यापारी गाँव आता है। तब उसे इस गाय के बारे में पता चलता है और वो फिर गाय के मालिक से मिलने का निवेदन करता है। गांव के लोग फिर एक बैठक की व्यवस्था करते हैं। जी, दरअसल मुझे ये गाय खरीदनी है। मैं तुम्हें इसके पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। तुम वो पैसों से ढेर सारी गाय खरीद कर अपना व्यापार बढ़ा सकते हो। दीपक के मन में यह बात सुनकर लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये मामूली गाय के इतने पैसे दे रहा है, फिर मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो बिना किसी को बताए उस गाय को विदेशी को बेच देता है। विदेशी खुश होकर उसे पैसे देकर खुशी खुशी अपने देश लौट जाता है। कुछ दिन में दीपक का परिवार नोटिस करता है कि गाय गायब है। वो दीपक को पूछने लगते हैं कि गाय कहाँ चली गई है। पहले तो वो बोलता है कि अरे, मैंने गाय को थोड़े दिनों के लिए अपने दोस्त राहुल को दी है। वो जानवरों का डॉक्टर है और हमारी गाय बीमार भी थी, तो वो अब उसकी निगरानी में रहेगी। दीपक के घर वाले भी उसकी बात मान लेते हैं, पर कुछ ही दिनों में गाय को वापस लौटता हुआ ना देखकर अब उन्हें शक होने लगा है। अब काजल दीपक के पास जाकर, अजी आप मुझे सच सच बताओ, गाय को कहाँ छोड़कर आए हो आप? वो गाय बहुत कमजोर हो गई थी, तो मैंने उसे अच्छी रकम में बेच दी। चिंता मत करो, हम नई गाय ले लेंगे। क्या कहा? बेच दी? आपको पता है ना वो कोई चमत्कारी गाय नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे?
तुम चिंता मत करो, विदेशी लोगों के पास बहुत पैसा होता है। वो लोग नोटिस भी नहीं करेंगे कि वो चमत्कारी गाय नहीं है। अगर उन्हें इतनी ही पड़ी होती तो अब तक मुझे उनका फोन आया होता। वो तो सपना उस गाय में जड़ी बूटी की दवाई मिलाया करती थी, इसलिए फिर लोग उस दूध को पीकर स्वस्थ हो जाते थे। पर अब उन विदेशियों को तो हमारा सच पता चल गया होगा। रात गई बात गई, छोड़ो ये सब, चलो खाना खाते हैं। वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब दीपक बाजार में सब्जियां लेने जा रहा था, तब एक आदमी उससे, अरे ये तो वही धोखेबाज है जो अपनी गाय को चमत्कारी बताकर हमसे पैसे लूटता था। सब बता दिया है हमें वो विदेशी ने। चलो गाँव वालों, मारो इसे। सब गांव वाले मिलकर दीपक को बहुत पीटते हैं और ये सारी बातें सभी और फैल जाती है। अब दीपक से कोई दूध नहीं खरीदता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। हमें हमेशा अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिले उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अब जितना है हमें उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता।